शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत गद्य की कड़ी में हम देखने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसे लिखा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि लाइक, कमेंट, शेयर बार बार होते हैं, सब्सक्राइब एक बार होती है। तो आइए पाठ को शुरू करें। पाठ को शुरू करें इससे पहले कुछ जानकारियां मैं आपसे देना चाहूँगा कि अब तक जितने भी हैं इस प्रकार की जो वीडियो होती है चैप्टर को लेकर के केवल सारांश ही समझाते हैं, और मैंने प्रत्येक पंक्ति पर अपना भावार्थ व्यक्त करने का प्रयास किया है, क्योंकि यदि कोई वक्ता केवल सारांश को समझाता है तो कहानी मात्र समझ में आ जाती है, और विद्यार्थी जब पढ़ने के लिए प्रस्तुत होता है तो उस समय उसको शब्दकोश की, शब्द भंडार की आवश्यकता पड़ती है। और वैसे भी 11वीं 12वीं स्तर का विद्यार्थी अलग से शब्द भंडार जांच नहीं करता, शब्दकोश याद नहीं करता। ऐसी स्थिति में पठन पाठन में उसे परेशानी आती है। यह परेशानी न आए इसलिए मैंने प्रत्येक पंक्ति का भावार्थ किया है, न कि सारांश बताने का प्रयास किया है। इसलिए यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए देखते हैं। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो लेखक यहाँ पर बताना चाहते हैं, लेखक का कथन है कि यह एक प्रकार से उपहास का विषय है। विडंबना अर्थात उपहास का विषय है कि इस युग में भी, इस आधुनिक युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं, और इसको जो बढ़ाने वाले होते हैं उनके पास कई प्रकार के आधार हैं, और उन आधारों के आधार पर इसको समर्थन करते हैं, अर्थात स्वीकार करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। अर्थात यह जो जाति प्रथा है, इस जाति प्रथा को लेकर के कैसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। जो सभ्य समाज वाले हैं उनका कहना है कि जो सभ्य समाज में रहने वाले लोग होते हैं वो कार्यकुशलता को देखते हैं, और अगर कार्यकुशलता लाना है किसी भी काम में, अगर आप कुशलता प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए श्रम विभाजन होना ही चाहिए। और जो श्रम विभाजन है वह जाति प्रथा का ही एक दूसरा रूप है। इसलिए जो जाति प्रथा बनाई गई है यह अच्छी रीति है, जाति प्रथा होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा सभ्य समाज के लोग कहते हैं। वो जाति प्रथा को लेकर के उसमें बुराई नहीं देखते या फिर नहीं देखना चाहते, ऐसा कह सकते हैं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। यहाँ भी लेखक का तर्क है, लेखक अपना राय प्रस्तुत करते हैं कि पहली बात तो आपत्तिजनक है, अर्थात पहली बात यह परेशानी पैदा करने वाली बात है कि जो जाति प्रथा होती है वह श्रम विभाजन तो करती ही है, साथ ही साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। श्रम विभाजन तो होना चाहिए, प्रत्येक कार्य को टुकड़ों में बांट करके किया जा सकता है, परंतु श्रमिकों का विभाजन यह ठीक नहीं है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभाजन वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि श्रम विभाजन
निश्चित रूप से सभ्य समाज की आवश्यकता होती है, लेकिन सभ्य समाज में श्रम विभाजन की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के अनुरूप श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक रूप से विभाजन करती है, अर्थात जो सहज न हो इस प्रकार से विभाजन करती है। जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। लेखक का मानना है कि अगर हम भारत की जो जाति प्रथा है उस जाति प्रथा को लेकर के बात कहें तो इसमें एक विशेषता यह देखी जा सकती है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक रूप से तो विभाजन करती ही है, साथ ही साथ जो विभाजित विभिन्न वर्ग हैं उन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की तुलना में ऊंच और नीच का भी करार देती है। इस प्रकार से एक को ऊंचे दर्जे का रख देना और दूसरे को निम्न दर्जे में रख देना, इससे क्या होता है तो विवाद खड़ा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी जो स्थिति है आप विश्व के किसी भी अन्य समाज में देखने को नहीं पाएंगे। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक का मानना है कि जो जाति प्रथा होती है उसे अगर हम श्रम विभाजन मानते हैं, मतलब जाति का विभाजन नहीं है बल्कि श्रम का विभाजन है, ऐसा मान लेते हैं तो यह एक प्रकार से अस्वाभाविक विभाजन है। क्यों है? क्योंकि वह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब विभाजन कैसी होनी चाहिए? मनुष्य के रुचि विशेष को ध्यान में रखते हुए उसका विभाजन होनी चाहिए। यहाँ पर उस कार्य में उसकी रुचि है नहीं है, आप निम्न के जाति के हो तो आपको यह कार्य करना है, आप उच्च जाति के हो तो आपको यह नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो विभाजन है इस विभाजन में रुचि को ध्यान में नहीं रखा गया है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अर्थात जो कुशल व्यक्ति है या फिर सक्षम श्रमिक समाज का अगर हम निर्माण करना चाहते हैं तो हमको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और वह बात क्या है? तो जो व्यक्तियों की क्षमता होती है उस क्षमता को हमको क्या करना पड़ेगा? तो विकसित करना पड़ेगा। और वह फिर अपना जो पेशा है, कार्य का चुनाव स्वयं कर लेगा। अर्थात उसका जो ज्ञान है, जिस क्षेत्र में उसका ज्ञान है उस क्षेत्र में अपना पेशा भी निर्धारण करेगा। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। लेखक कहना चाहते हैं कि एक सिद्धांत विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है और एक यह सिद्धांत है जो क्या है तो जाति प्रथा के लिए एक प्रकार से विपरीत सिद्धांत है और दूषित सिद्धांत है, अर्थात दोषपूर्ण सिद्धांत है। वह यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार नहीं किया जाता। मनुष्य के प्रशिक्षण अर्थात किसी कार्य को करने के लिए वह प्रस्तुत है या नहीं है इस बात को जानना, अर्थात उस कार्य को करने के लिए वह सामर्थ्य रखता है नहीं रखता है, इसको जाने बिना ही उसके निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही दूसरे दृष्टिकोण से अर्थात एक अन्य नजरिए से माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भधारण के समय से मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। जब माता पिता
जो कार्य करते रहते हैं उस समय उस कार्य को देखते हुए, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को देख करके बच्चा अगर जन्म है, गर्भ में है, तो उसी समय उसका निर्धारण कर दिया जाता है कि यह बड़ा होकर के ये बनेगा, वह बनेगा या यह कार्य करेगा। तो इस प्रकार का निर्धारण भी एक प्रकार से दोषपूर्ण सिद्धांत ही माना जाता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अर्थात यह जो जाति प्रथा होती है, यह दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण तो करती ही है, साथ ही साथ जो मनुष्य होता है उस मनुष्य को जीवन पर्यंत के लिए बंधक बना देती है। कैसे बंधक बना देती है? एक ही पेशे में बांध करके रख देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, अर्थात भले ही जिस पेशे को वह कर रहा है उसके लिए अनुपयुक्त क्यों न हो, अर्थात काफ़ी क्यों न हो, वह भले ही भूखे मर जाए, लेकिन क्या करना पड़ेगा? उसको उस पेशे में टिकना ही पड़ेगा, उस पेशे में उसको रहना ही पड़ेगा। और यह जो स्थिति होती है यह अच्छी स्थिति नहीं होती है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है क्योंकि उद्योग धंधे की प्रक्रिया व तकनीकी में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। इसी कारण से जो आधुनिक युग है, इस युग में भी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। लेखक प्रश्न करना चाहते हैं, लेखक प्रश्न करते हैं कि इसी कारण से कभी कभी मनुष्य क्या करता है? अपना पेशा, अपना व्यवसाय बदलना चाहता है, अर्थात उसको बदलना पड़ जाता है, क्योंकि प्रतिकूल परिस्थिति में भी मनुष्य को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है पेशा बदलने की, तो इसके लिए भूखों मरने की स्थिति आ ही सकती है और इसके अतिरिक्त कोई चारा भी नहीं रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। हिंदू धर्म में बाबा साहेब ने एक कमी बताई है जाति प्रथा को लेकर के कि व्यक्ति को ऐसा जो व्यवसाय है उस व्यवसाय को चुनाव करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो उसका पैतृक पेशा न हो। अर्थात यदि आपके बाप दादा उस कार्य को नहीं करते रहे हैं तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते, भले ही उस कार्य को करने में आप में कितनी ही दक्षता क्यों न हो। आप उस कार्य को तभी कर सकते हैं जब आपके बाप दादा लोग या आपके पैतृक रूप से उस कार्य को किया जाता रहा हो, भले ही उसमें आप पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। उनका कहना है कि भारत की जो बेरोजगारी है वह इसी जाति प्रथा के कारण से ही बनी हुई है और इसका एक प्रमुख कारण भी यही है, ऐसा उनका मानना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। यदि सम विभाजन के नजरिए से देखें तो जाति प्रथा दोषपूर्ण दिखाई देती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, अर्थात जो जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन बनाया गया है वह मनुष्य को स्वेच्छाचारी नहीं बनाता, अर्थात अपने इच्छा पर निर्भर रहना नहीं सिखाता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार है, अर्थात लोग जो भाग्य को कोसते हैं वही इसका आधार मान लिया जाता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और
कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात लेखक कहना चाहते हैं कि यह जो आधार है, इस आधार को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आज उद्योग धंधों में जो गरीबी और उत्पीड़न है वह इतनी बड़ी समस्या नहीं मानी जा सकती। यह बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं, मतलब उनकी मजबूरी होती है और उस मजबूरी में रह करके जब कार्य करते हैं तो ऐसी में कार्य ठीक तरीके से नहीं होती। कार्य के प्रति रुचि होनी चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। और ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रखकर, मतलब बुरे विचारों से ग्रस्त रखती है और फिर उस काम को केवल टालने का कार्य करता है, मतलब किस प्रकार से वह कार्य टाला जाए, समय बिताया जाए, यही स्थिति बनी रहती है। कम काम करने के लिए प्रेरित भी करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। यदि उस काम में आपका दिल दिमाग कुछ भी नहीं लगाया जा रहा है तो उस कार्य में आप बिल्कुल कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। अतः यह निर्विवाद, बिना विवाद के सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। अर्थात आर्थिक नजरिए से देखें तो उसमें भी आपको जाति प्रथा हानिकारक ही दिखाई देगी, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।